नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के राज्यों या संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है उसके संबंध में आपसे चर्चा करते हैं। अरस्तु एक महान राजनीतिक विचारक जिसने अपने विचारों के माध्यम से वैज्ञानिक विचारधारा के माध्यम से राज्य या संविधानों का वर्गीकरण किया। इससे पूर्व किसी भी राजनीतिक विचारक ने इतने व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से राज्यों के या संविधान के संबंध में विचार प्रस्तुत नहीं किए। अरस्तु ने राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में सभी आवश्यक व्यवस्थित बिंदुओं पर चर्चा की और अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु की महान पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्यों के या संविधान के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और आदर्श राज्य के लिए राज्यों का वर्गीकरण आवश्यक माना है। और आदर्श राज्य में संविधान या राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसे विशेष महत्व दिया गया है। अरस्तु के द्वारा राज्य में वही व्यक्ति निवास कर सकता है जो राज्य की नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करता है और न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। अतः ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए। अरस्तु का मानना है राज्य या संविधान, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेंगे, राज्य सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य सर्वोच्च संस्था है। राज्य के लिए सभी व्यक्ति राज्य को लक्ष्य मानकर कार्य करेंगे। समस्त पदों का, समस्त व्यवस्थाओं का राज्य के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। अतः राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य है वह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते हुए राजतंत्रीय व्यवस्था को सर्वोच्च माना है। राजतंत्रीय व्यवस्था को उपयुक्त मानते हुए सारी शक्तियां राजा के नेतृत्व में कार्य करेंगी। राजा इन सभी शक्तियों को कार्य करने का प्रयास करेगा। अरस्तु के द्वारा राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वह दो प्रकार से किया गया है, संख्या के आधार पर और नैतिकता के आधार पर। संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो अरस्तु के द्वारा जो संख्या के द्वारा वर्गीकरण किया गया है वह उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ में संख्या के आधार के साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। यदि अरस्तु के राज्य संबंधी वर्गीकरण को हम देखें तो संख्या के आधार के हिसाब से 3 आधार बताएं और 3 वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक व्यक्ति यदि शासन करता है तो उसका जो आधार है वह राजतंत्रीय रूप दिखाई देता है। राजा जिसके पास में समस्त शक्तियां होंगी, राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित होगी। लेकिन यदि राजा सही रूप से कार्य नहीं करेगा, वह जनता की विपरीत नीतियों के लिए कार्य करेगा, मनमाने तौर पर कार्य करेगा, अपनी नीतियों को मनमाने तौर पर लागू करेगा, तो निश्चित तौर पर राज्य में निरंकुश तंत्र की स्थापना होगी और इसका जो विकृत रूप होगा वो निरंकुश तंत्रीय रूप दिखाई देगा। अगला, संख्या के आधार पर यदि हम दूसरा वर्गीकरण देखें तो कुछ व्यक्ति यदि शासन करते हैं तो राज्य में वह व्यवस्था कुलीन तंत्रीय के रूप में दिखाई देगी और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं शासन करते हैं वह निश्चित तौर पर स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, अपने मनमाने तौर पर कार्य करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार शासन करेंगे और इससे जनता के बीच विपरीत संदेश जाएगा, जनता में असंतोष की भावना फैलेगी और अंत में जो शासन है वो धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। और धनिक तंत्र में शासन जब परिवर्तित होगा तो निश्चित तौर पर स्वार्थ की जो शासन व्यवस्था है और ज़्यादा बढ़ेगी, जनता पर अत्याचार और बढ़ेंगे और शासन अन्य शासन की ओर अग्रसर होगी। और राज्य में जब सभी व्यक्ति शासन करेंगे तो जो वह रूप है बहुतंत्रीय के रूप में दिखाई देगा और इसका जो विकृत रूप है वह भीड़ तंत्र के रूप में दिखाई देगा। तो अरस्तु के द्वारा संख्या के हिसाब से 3 वर्गीकरण किए गए हैं और नैतिकता के आधार पर भी उसका जो विकृत रूप प्रस्तुत किया गया है वो भी 3 रूपों में किया गया है। एक तो संख्या के आधार पर एक व्यक्ति शासन करता है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्ति शासन करते हैं तो कुलीन तंत्र और सभी व्यक्ति शासन करते हैं तो बहुतंत्र। और जो उसका नैतिकता के आधार पर यदि हम देखें तो वर्गीकरण राजतंत्रीय व्यवस्था के रूप में यदि हम देखें तो राजतंत्रीय व्यवस्था का जो विकृत रूप है वह निरंकुश तंत्र में दिखाई देगा। कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप है वो धनिक तंत्र के रूप में दिखाई देगा और बहुतंत्र का जो रूप है वो भीड़ तंत्र के रूप में दिखाई देगा। अर्थात
अरस्तु के द्वारा संख्या के आधार पर जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है या संविधान का वर्गीकरण किया गया है वो उसमें 3 शासन व्यवस्था बताई गई है और नैतिकता के आधार पर भी उसका जो विकृत रूप है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। अरस्तु के द्वारा राजतंत्रीय व्यवस्था को सर्वोच्च माना गया है। अरस्तु का मानना है कि राजतंत्रीय व्यवस्था में जनता के लिए लोकप्रिय शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्रीय व्यवस्था स्थापित होगी और कुलीन तंत्र के बाद बहुतंत्रीय व्यवस्था स्थापित होगी। अतः अरस्तु के द्वारा जो राज्य या संविधानों का वर्गीकरण किया गया है उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया। अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है निश्चित तौर पर समय आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया और ये जो विचार प्रस्तुत किए इससे पूर्व किसी भी विचारक ने राज्य या संविधान के संबंध में इस प्रकार के विचार प्रस्तुत नहीं किए। अरस्तु की राज्य या संविधान संबंधी जो हमने विचार पर चर्चा की, यदि उनके बीच यदि हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां भी निकलकर सामने आती हैं। अरस्तु के राज्य या संविधान का जो वर्गीकरण किया है उसमें निश्चित तौर पर कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है सरकार का वर्गीकरण है, ना कि राज्यों का वर्गीकरण। अरस्तु ने जो संविधान या राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था, कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था या बहुतंत्रीय व्यवस्था, ये जो वर्गीकरण है सरकार को के रूप में पेश होता है, ना कि संविधान के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अरस्तु ने इन वर्गीकरण को राज्य व संविधान के रूप में माना है और प्रस्तुत किया है। मौलिकता का भाव, अरस्तु की संविधान या राज्य संबंधी जो वर्गीकरण है उसमें मौलिकता का भाव है। निश्चित तौर पर ये उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने विचार प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान समय में या मौलिकता के रूप में यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर इनमें विभिन्न प्रकार की कमियां दिखाई देगी। संविधान के राज्य व शासन के बीच अंतर नहीं, अरस्तु के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसमें राज्य व शासन को एक माना है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो राज्य अलग होता है, शासन अलग होता है। राज्य के लिए शासन कार्य करती है, लेकिन अरस्तु ने राज्य व संविधान का जो वर्णन प्रस्तुत किया उसमें राज्य व शासन को एक रूपता दी गई है। दोनों के बीच दोनों को एक ही माना है। निश्चित तौर पर राज्य व शासन के बीच अंतर होता है। राज्य अलग कार्य करती है, शासन अलग कार्य करता है। दोनों के बीच में समन्वय दिखाई देता है, लेकिन अरस्तु ने दोनों इनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया। अरस्तु का जो राज्य या संविधान का जो वर्गीकरण है वो अवैज्ञानिक दिखाई देता है, संख्यात्मक दिखाई देता है। एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और सभी व्यक्ति, ये जो वर्गीकरण है संख्यात्मक है, निश्चित तौर पर अवैज्ञानिक है। अरस्तु के जितने भी विचार है वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं, लेकिन यदि हम राज्यों का या संविधान संबंधी जो वर्गीकरण देखें तो उनमें वैज्ञानिकता के जो भाव हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से हम राज्य या संविधान के जो वर्गीकरण है उसको हम उपयुक्त नहीं मान सकते। अगला, प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं। अरस्तु ने राज्यों का या संविधान का जो वर्गीकरण किया है उसमें सर्वोच्च जो व्यवस्था है उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सर्वोच्च माना है। अरस्तु का मानना है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा, लोकतंत्रीय जनता का कल्याण होगा, साथ में लोकप्रिय शासन व्यवस्था की स्थापना होगी। अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान दिया गया। जबकि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो सभी विश्व के सभी देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित है और लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ही सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सभी व्यक्ति शासन में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने लोकतंत्रीय व्यवस्था के बजाय राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सर्वोच्च माना। अरस्तु का मानना है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था सर्वोच्च है, वह जनता के लिए उपयुक्त कार्य कर सकती है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अरस्तु के जो ये विचार हैं वह उपयुक्त नहीं बैठते कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था सर्वोच्च है। आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं। अरस्तु के जो विचार हैं निश्चित तौर पर उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों यूनानी नगर राज्यों के लिए ही उपयुक्त हैं।
वर्तमान समय में जहाँ इतने विशाल राज्य हैं, जहाँ विशाल व्यवस्था स्थापित है, उस समय, इस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यदि हम देखें तो अरस्तु के राज्यों संबंधी जो वर्गीकरण किया गया है उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना नहीं सकते। यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य के राज्यों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये उस समय के नगर राज्यों के लिए ही उपयुक्त रहते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो इतने विशालकाय देशों में जहां जनता अत्यंत जागरूक है, जहां जन कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए शासन व्यवस्था के सभी आधार कार्य करते हैं, और जन शासन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी, सबके हित के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर वर्तमान समय में अरस्तु के जो राज्य संबंधी वर्गीकरण को हम उपयुक्त नहीं मान सकते हैं और ना ही आधुनिक राज्यों पर इनको लागू कर सकते हैं। अगला, परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण। अरस्तु का जो राज्य संबंधी वर्गीकरण किया गया है या संविधान संबंधी जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सर्वोच्च जो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था को बताया है, उसके बाद कुलीन तंत्रीय व्यवस्था को, और उसके बाद लास्ट में बहुतंत्रीय व्यवस्था जो वर्तमान समय में लोकतंत्रीय व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है, उसे सबसे नीचे का स्थान दिया गया है, सबसे अंत में माना है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सर्वोच्च माना है। और साथ में अरस्तु का जो वर्गीकरण है उसमें परिवर्तन चक्र भी त्रुटिपूर्ण है। पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था आएगी, उसके बाद कुलीन तंत्रीय व्यवस्था आएगी, और उसके बाद भी जो बहुतंत्रीय व्यवस्था या वर्तमान समय में जिसे हम लोकतंत्रीय व्यवस्था के तौर पर हम देखें तो ये आएगी। तो ये जो परिवर्तन चक्र बताया निश्चित तौर पर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि कुलीन तंत्रीय व्यवस्था आए, बहुतंत्रीय व्यवस्था भी स्थापित हो सकती है। अतः अरस्तु ने राज्यों या संविधान के संबंध में निश्चित तौर पर एक उपयोगी विचार प्रस्तुत किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन विचारों में निश्चित तौर पर कई प्रकार की कमियां भी दिखाई दी। और वैज्ञानिकता के आधार पर यदि हम कहें तो अरस्तु के राज्य संबंधी जो विचार हैं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार नहीं लिए हुए हैं, उस पर विभिन्न प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों, व्यवस्थाओं और उस समय के नगर राज्यों के हिसाब से यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर अरस्तु के राज्य या संविधान संबंधी विचार हैं निश्चित महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे। और अरस्तु ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए वह सभी व्यवस्थाओं में सभी आधार बिंदुओं को उपयुक्त मानते हुए विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु के प्राय सभी विचार या सभी दृष्टिकोण वैज्ञानिकता स्वरूप लिए हुए हैं, और अरस्तु का प्रयास रहा कि जो भी विचार अरस्तु के माध्यम से प्रस्तुत किए गए वह अनुभव के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विचार प्रस्तुत करने का अरस्तु के द्वारा प्रयास किया गया। और इसमें राज्यों के संविधान या वर्गीकरण के विचार भी निश्चित तौर पर वह भाव लिए हुए थे, लेकिन निश्चित उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि राज्यों या संविधान संबंधी जो वर्गीकरण अरस्तु के माध्यम से किया गया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।